अभी तक सिर्फ 17,30,000 एकड़ जमीन ही सर्वे में डिजिटाइज हुआ है, जो बिहार में उपलब्ध जमीन का 20% से कम है। 5 वर्ष में 20% से कम जमीन का सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन हुआ। 80% जमीन का सर्वे और डिजिटाइजेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि सरकार ने इस सर्वे कराने के लिए न कोई व्यवस्था बनाई, न इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिहार के बाद सर्वे शुरू किया गया और 3 वर्ष में उन्होंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए 1-1 इंच 80% जमीन का अपना सर्वे करके कंप्लीट कर लिया। और इसमें एक और बड़ी बात सुनिए, जमीन सर्वे का असर यह है कि घर घर में लड़ाई लगा दी, भाई बहन में लड़ाई लग गया, आप में आपके फुआ के परिवार में लड़ाई लग गया। जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे। पिछले साल जो बिहार सरकार का क्राइम का आंकड़ा है, उसमें बताया जा रहा है कि जितनी हत्याएं यहाँ सरकार ने रिकॉर्ड की, उसमें 60% से ज्यादा हत्या के मूल में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जमीन का सर्वे शुरू हुआ है 2023 से। अभी तक सरकार के आंकड़ों और दावों के बावजूद सिर्फ 20% लैंड का सर्वे कंप्लीट हुआ, और इसकी कमियों की वजह से इसमें जो लूट मची हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमीन का दाखिल खारिज में, पेपर निकालने में, बंसावली बनाने में, जमाबंदी में इतनी परेशानी हो रही है, हजारों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। और इसी बिहार में, जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा सीओ और डीसीएलआर, वगैरह का पोस्टिंग के लिए खुलेआम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया, देखिए सारे पत्रकार लोग मोड़ी हिला रहे हैं, हाँ भैया बात तो ठीक है, 25 से 50 लाख रुपया लेकर पोस्टिंग की जा रही है। तो ये जो सर्वे शुरू हुआ है, ये अंचलाधिकारियों को और राजस्व से जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा धन उगाही का नया उद्योग शुरू किया गया है। तो जन सुराज परिवार 3 मांग रख रहा है। एक, कि जातीय जनगणना के आधार पर, उसके नाम पर राजनीति करके समाज को बांटने लड़ाने वाली जनता वाली सरकार, उस पर व्हाइट पेपर जारी करो और 1 महीना में बताओ कि आरक्षण पर क्या हुआ। दूसरा, 94 लाख परिवारों को किस दिन 2 लाख रुपया दोगे, और 39 लाख होमलेस परिवारों को 1,20,000 रुपया कब दिया जाएगा। हम लोग की दूसरी डिमांड है कि 3 डिसमिल जमीन जो महादलित समाज को मिलनी चाहिए थी, दलित महादलित समाज के लोगों को, जिनका वोट लेकर नीतीश कुमार इतने दिन से बैठे हुए हैं, अब वो दलित महादलित परिवार चला जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर 1,20,000 से कम परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली है, तो 48 लाख से ज्यादा परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगी। और इसमें यह भी बता दूं कि अभी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से करीब 25 लाख एकड़ जमीन, जिसमें सीलिंग के नाम पर जब्त की हुई करीब 11.5 लाख एकड़ जमीन, और विनोबा आंदोलन, भूदान आंदोलन में मिली हुई 7 लाख एकड़ जमीन, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि ये जमीन किसके पास है, किसको दिया गया है। 25 लाख एकड़ जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उपलब्ध है गरीबों को बांटे जाने के लिए, किसी से लेना छीनना नहीं है। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस जमीन का 6.8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के प्रयास से भूदान आंदोलन में लिया गया, वो किसको दिया गया, किसको बांटा गया, किसी को मालूम नहीं है। करीब 12 लाख एकड़ जमीन यहाँ सीलिंग के नाम पर जब्त किया गया या सीलिंग के नाम पर लिया गया, वो जमीन किसको मिली वो भी किसी को पता नहीं है। तो हम लोग की दूसरी मांग ये है कि ये 3 डिसमिल जमीन जो 50 लाख परिवारों को, दलित और महादलित परिवार को आपको देना था, ये कब तक पूरा करोगे ये बताओ। और तीसरी ये बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर ये जो नया उद्योग तुमने शुरू किया है और अफसरों के जरिए महीनों में करोड़ों रुपया की सरकार उगाही कर रही है, इसको तुरंत बंद कीजिए। नहीं बंद कीजिएगा तो बिहार के हर परिवार में झगड़ा होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नई सरकार को आने दीजिए, नई सरकार आएगी, वो नए तरीके से अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर बिहार में कैसे इस काम को बड़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो करेगी। तो यही 3 मांग है। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ।
50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ, और भूमि सुधार कब रोक रहे हो, ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो ये बताओ। ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषयों पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन ये मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है, उस सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में बैठकर जनता को और आगे बेवकूफ न बना पाए, इसके लिए हम लोग विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो इन विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहीं धरने पर बैठेंगे। इसी बात की घोषणा के लिए आज आपसे मुखातिब है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ बिल से कितने भूमिहीनों को जमीन मिलेगा उसका प्रावधान तो हमने एक्ट में पढ़ा नहीं है। आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्यादा शायद जानकारी होगी। वक्फ के बिल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कल होकर वक्फ के एक्स्ट्रा जमीन को सरकार ले भी ले तो उसका लाभ बिहार के भूमिहीनों को मिलेगा। इसकी कोई चर्चा कहीं उस कानून में, 1 मिनट रुकिए, आपने सवाल पूछा, आंसर देने दीजिए। इसकी कोई चर्चा उस कानून में नहीं है। कहीं उस कानून में प्रावधान नहीं है कि वक्फ में अगर गलत जमीन कोई पाई गई तो उसको लेकर भूमिहीनों के बीच में बांटा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वक्फ का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ का विरोध इस पर नहीं कर रहे हैं कि वक्फ में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वक्फ का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको, आपको, सबको पता है कि जो लोग ये बिल लेकर आए हैं उनका वक्फ के कानून से, वक्फ की प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है। उनका एक और एकमात्र लक्ष्य ये है कि बिहार में, देश में हिंदू मुस्लिम का मसला चलता रहे। इसका उदाहरण देख लीजिए। आप ही लोग CAA NRC का बिल आया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। आप जैसे कई काबिल पत्रकारों ने कहा कि प्रशांत जी आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? तो हिंदुओं को बाहर से लाकर, जो हिंदू शरणार्थी हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको लाकर देश में जगह देने की, सम्मान देने के लिए ये नीति और कानून बनाया गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये मुस्लिम आतंकवादी को, शरणार्थी को देश से निकालने के लिए किया गया है। आप जितने यहाँ पत्रकार बैठे हैं, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। अभी चुनाव है, कई बार अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री से तो आपका मुलाकात नहीं होगा, लेकिन अमित शाह से पूछिएगा जरूर कि 3 बरस से इस देश में CAA NRC लागू है, कितने मुस्लिम सो कॉल्ड शरणार्थियों को इस देश से निकाला गया? और वो बात छोड़ दो, कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता दे दी ये बता दो। बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आने वाले कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता CAA NRC में दे दी है ये बता दो। मेरे भाई, तुमको CAA NRC लाकर ना हिंदू की मदद करनी थी, ना मुसलमान किसी शरणार्थी को हटाना था। तुम्हें सिर्फ बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना था। तो ये हर 6 महीना पर कभी ट्रिपल तलाक है, तो कभी 370 है, तो कभी अभी वक्फ है, कभी कॉमन सिविल कोड है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप वक्फ का बोर्ड आप कानून में लिखिए कि अगर वक्फ के बोर्ड में कोई गलत जमीन पाई गई तो वो जमीन गरीबों में बांटा जाएगा। ये कहाँ कानून में लिखा हुआ है? कानून पढ़े बगैर सवाल मत कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण पर जनसुराज का नियंत्रण जो स्टैंड है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस ये बताता है
कि पॉपुलेशन ग्रोथ TFR जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वुमेन एजुकेशन। महिलाओं का एजुकेशन बढ़ाए बगैर TFR को पॉपुलेशन को नीचे नहीं किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि आप किस नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों, ये भाजपाई और कुछ संघी ये बताते हैं कि मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई है। जितने लोग बैठे हैं आप लोग एजुकेट भी हो जाइए। मुसलमानों का TFR केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के TFR से आधा है। फिर से याद कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट से आधा है। ये आपको क्या बताता है? जहां पर महिलाएं पढ़ गई, जहां पर उन्हें फैमिली प्लानिंग की या अपने परिवार के विषय में निर्णय लेने का अधिकार हो गया, आर्थिक और शैक्षणिक स्वच्छता आ गई, अपने आप पॉपुलेशन नीचे आएगा। बिल्कुल नहीं मानते हैं, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। आप कहाँ पढ़े हम नहीं जानते हैं। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कम से कम हम नहीं पढ़े हैं, पटना में साइंस कॉलेज में पढ़े हैं और गणित की ही पढ़ाई पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़े हैं। 78 साल के आंकड़ों में, ये भी ध्यान रखिए भाई, 78 साल में मुस्लिमों आबादी प्रोपोर्शनली 1.25% देश में बढ़ी है। मतलब अगर आजादी के समय 10% थी तो अभी मान लीजिए 11.5% है। और इसका सीधा इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इसका इस बात से लेना देना है कि मुस्लिम परिवार में पढ़ाई कम है। अगर जिस दिन मुस्लिम, जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। 2 दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। इसी के नजरिए से मुझे लगता है और जनसुराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनसुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल की अपने जनसंपर्क पदयात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे। लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनसुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहाँ सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि अब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने यह माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, इनके शासन के बाद भी
जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था उस पर अभी स्थिति क्या है। सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको। और तेजस्वी यादव भी बताए कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा हुई, गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री